हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और आज हम लोग इग्नू के कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे हैं, विकासवाद है। आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर में विकासवाद क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। विकासवादी विचारों की शुरुआत कैसे हुई, प्रारंभिक विचारक इससे कौन कौन से संबंधित हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, एडवर्ड बर्नेट टायलर, एल.एच. मॉर्गन, जे बैकोफन, इसकी बुनियादी आधार क्या रहे हैं, और नौ विकासवादी सिद्धांत की आलोचनाएं भी की गई थी। साथ ही नौ विकासवाद को भी समझेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बता देना चाहूँगी कि चूँकि ये इग्नू का कंटेंट है और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को कुछ ऐसे कंटेंट, विश्वसनीय कंटेंट मिले जिससे कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए सम फैक्ट्स जो हैं वो आप लोगों के पास इकट्ठे हों, या आप लोग उससे जागरूक हों, या उससे आप अवेयर हों, उसको आप लोग जानें, तैयार करें। तो यहाँ पे हम लोग कहने के लिए है कि चार थिंकर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग आगे, अगर इग्नू की बुक की यही खासियत होती है कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय। विकासवाद शब्द लैटिन शब्द इवोलूटियो से हुआ है, जिसका अर्थ है से बाहर, और वोलूटस जिसका अर्थ है मुड़ा हुआ, इससे लिया गया। इसका शाब्दिक अर्थ है अनियंत्रित, यानी कि अनकंट्रोल्ड। ओके। पहले के समय में रोमन किताबें चर्म पत्र की लंबाई पर लिखी जाती थीं और लकड़ी की छड़ों पर मुड़ी हुई थी, ताकि पढ़ने के लिए उन्हें प्रस्तुत या विकसित करना पड़े। ये किसने कहा है? ये कहा है मैक केवे ने। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कुछ ऐसे फैक्ट्स आप लोगों को मिलते हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड और भी आप लोगों की जानकारी में एक्स्ट्रा ऐड करता है। ओके। 17वीं शताब्दी के आसपास घटनाओं के एक क्रमबद्ध अनुक्रम को संदर्भित करने के लिए अंग्रेजी में विकास शब्द का उपयोग किया गया था, विशेष रूप से एक जिसमें परिणाम कुछ हद तक शुरू से ही निहित था। ये कहा है कार्नेगीरो ने। ओके। इस इकाई में हम चर्चा करेंगे कि मानव विज्ञान के प्रारंभिक विचारकों ने विकास और समाज और संस्कृति में परिवर्तन के प्रश्न को विकास के अपने दृष्टिकोण के माध्यम से कैसे देखा है। विकासवादी परिप्रेक्ष्य 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरा और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसने मानव विज्ञान में लोकप्रियता हासिल कर ली थी। विकासवादी विचारों की शुरुआत हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में कैसे हुए थे। 16वीं शताब्दी तक विद्वानों को यह एहसास हो गया था कि मनुष्य प्राकृतिक योजना का हिस्सा है, ना कि दैवीय रचना का। यानी हम जो हैं, एक मानव जाति जो है वो प्राकृतिक जो योजना है उसका हिस्सा है, ना कि दैवीय रचना का। यह वह समय था जब वैज्ञानिक दुनिया चर्च से दूर एक तर्क संगत दृष्टिकोण की ओर बढ़ रही थी। यह प्रतिमान बदलाव एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें घटनाओं को समझने के लिए धार्मिक परिप्रेक्ष्य से वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव हो रहा था। अब आगे हम लोग एक विषय के रूप में स्थापित करने में पहले कुछ प्रारंभिक कार्यों को भी देखेंगे कि आखिर में मानव विज्ञान को एक विषय के रूप में किस तरीके से स्थापित किया गया था। एडम फर्ग्यूसन, जॉन मिलर और एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का नाम तो सब लोगों ने सुना है, द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी लिखी हुई है। 1700 के आरंभ में स्कॉटिश विचारक थे जिन्होंने समाज के क्रमिक विकास पर प्रभाव डाला था या प्रकाश डाला था। उन्होंने तर्क दिया कि सभी समाज जो है वो 4 चरणों से गुजरते हैं। अब ये 4 चरण कौन से थे? शिकार और खाद्य संग्रह, पशुचारण और खाना बदोश, कृषि और अंत में वाणिज्य। तो ये माना है लगभग ये सारे विचारक सहमत थे इस बात से। इन विचारकों के लिए सैद्धांतिक आधार 1707 में इंग्लैंड के साथ एकजुट होने का उनका अपना राष्ट्रीय अनुभव था, और इसका प्रभाव यूनाइटेड किंगडम के व्यापार के विकास पर हुआ। प्रारंभिक विचारकों में मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है, जिनका जीवन काल
89 से 1755 तक था, ने एक विकासवादी योजना प्रस्तावित की थी जिसमें 3 चरण शामिल थे। तो इस विकासवादी योजना में 3 चरण कौन से शामिल रहे, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है जो कि मॉन्टेस्क्यू से रिलेटेड है। तो इन्होंने कहा है कि शिकार या जंगलीपन, पशुपालन या बर्बरता और सभ्यता। अपने काम दे एल स्पिरिट देस लुइस यानी कि कानून की आत्मा में उन्होंने विधायी प्रणालियों का एक संकर सांस्कृतिक यानी कि मिला हुआ, संकर यानी कि मिक्स्ड, ओके, सांस्कृतिक तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने किया था। उन्होंने कानूनी व्यवस्था को राजनीति, अर्थव्यवस्था, रिश्तेदारी, परिवार और धर्म जैसे समाज के अन्य पहलुओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ देखा। मॉन्टेस्क्यू का काम पहले अपने एकत्रित किए गए आंकड़ों पर आधारित था, जिसे उन्होंने एक छोटे नमूने के आकार पर इकट्ठा किया और द्वितीयक स्रोतों के साथ पूरा किया। उन्होंने समाज के विभिन्न चरणों का वर्गीकरण जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता के रूप में किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा। इस व्यवस्था को 19वीं सदी के सामाजिक सिद्धांतकारों जैसे कि टायलर और मॉर्गन ने अपने कार्यों में स्वीकार किया। किसकी? मॉन्टेस्क्यू के, और इस्तेमाल भी इन्होंने किया है। ये बात सीमोर और स्मिथ ने कहा है। मॉर्गन ने अपने काम में जंगलीपन और बर्बरता दोनों को 3 चरणों में, निचला, मध्य और ऊपरी में विभाजित किया है। तो जंगलीपन और बर्बरता को भी इन्होंने 3 चरणों में विभाजित किया है। किसने? मॉर्गन ने, जो कि निचला है, मध्य और ऊपरी है। अगले भाग में हम कुछ ऐसे विद्वानों के कार्यों को समझेंगे जिन्होंने विकासवाद की अवधारणा पर आधारित मानवशास्त्रीय विचारों के उदय में योगदान दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्रारंभिक विचारकों के बारे में समझेंगे। एक विषय के रूप में मानव विज्ञान के उदय की जड़ें जो हैं वो पाश्चात्य जगत में है, यानी कि वेस्टर्न जो वर्ड हमें दिखता है वहाँ पे है। यूरोपीय राष्ट्रों के औद्योगिकरण और उनके उद्योगों और बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गैर पश्चिमी में नए स्थानों, क्षेत्रों की खोज की जो उनके जीवन के तरीके में पश्चिमी दुनिया से भिन्न थे। तो जो अगर हम पूर्वी दुनिया को देखें, पश्चिमी दुनिया को देखें, तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। यात्रियों, मिशनरियों, प्रशासकों आदि द्वारा वापस लाई गई कहानियों के आधार पर विद्वान जीव विज्ञान में प्रयुक्त अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति के आधार पर काल्पनिक सोच में व्यस्त थे। तुलना इस आधार पर की गई थी कि ये समाज और उनकी संस्कृतियां अपने मौजूदा पश्चिमी संस्कृतियों या सभ्यता के बराबर नहीं थी, लेकिन परिपक्व होने या सभ्य में विकसित होने के विभिन्न स्तरों पर थी, और जिन्हें यूरोपीय सभ्यता से सबसे दूर माना जाता था और विकास के पैमाने में नीचे रखा गया। किनको? जो कि गैर पश्चिमी स्थान थे, और उन्हें आदिम के रूप में चिन्हित किया गया। किसी संस्कृति को अपनी संस्कृति के आधार पर आंकने की इस तुलनात्मक दृष्टिकोण के बाद के मानव विज्ञानियों ने आलोचना भी की और इसे संजाति केंद्रिकता का नाम दिया, यानी कि हम सिर्फ अपनी जाति को उत्तम मान रहे हैं, या जिसे हम कहते हैं इथनोसेंट्रिक। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपनी जो हमारे रेस हैं, हमारी जाति है, उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो दूसरे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। इस समय के दौरान विद्वानों द्वारा बड़े पैमाने पर काम प्रकाशित किए गए थे, जिन्हें बाद में आर्म्ड चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाने लगा। यानी कि वो लोग बैठ के ही और जो आंकड़े मिलते थे उसी से ही उन्होंने अपने सम थ्योरीज बना दी, क्योंकि वे स्वयं जाकर आंकड़े एकत्र किए बिना गैर पश्चिमी समाजों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के अपने सिद्धांतों का निर्माण कर रहे थे। सर जेम्स फ्रेजर की रचना द गोल्डन बाउ का उल्लेख यहाँ जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख तक यह एक पौराणिक कार्य है जो कि
12 संस्करणों तक चला था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लाइन आप लोगों को बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जेम्स फ्रेजर की जो द गोल्डन बाउ थी वो कितने संस्करण में थी, तो वो 12 संस्करण में थी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर को समझेंगे। अकादमिक जगत में लंबे समय से विकास शब्द को चार्ल्स डार्विन के काम से जोड़ा गया है। हालांकि इस धारणा को आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। उनके कार्य ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास शब्द छठे संस्करण 1872 में प्रकट होता है। इस समय तक हर्बर्ट स्पेंसर के कार्य के कारण सामाजिक विज्ञान में विकास शब्द पहले से ही प्रचलित था, यानी हो चुका था। वर्ष 1851 में स्पेंसर ने प्रगति की व्याख्या करने के लिए अपने कार्य सोशल स्टैटिक्स में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। आप लोग देख सकते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा। विकास शब्द को स्पेंसर ने अपने प्रारंभिक संस्करण सिंथेटिक फिलॉसफी में प्रथम सिद्धांत फर्स्ट प्रिंसिपल में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था, जिसमें कहा गया था कि विकास एक अनिश्चित असंगत समरूपता से एक निश्चित सुसंगत विविधता में निरंतर विभेदों और एकीकरणों के माध्यम से परिवर्तन है। तो ये बार बार आप लोग देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में ये परिभाषा जो है वो पूछी गई है और बोला गया है, ऐसा पूछा जाता है कि ये किसका कथन है। ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्पेंसर के द्वारा कहा गया है। उनके प्रमुख कार्य सरल से जटिल और अविभाजित से विभेदित में परिवर्तन की प्रक्रिया की समझ का गठन करता है, अर्थात एक भाग दूसरे से आखिर में भिन्न कैसे है। विभिन्न समाजों में विकास कैसे हुआ, इसका विस्तृत विवरण द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में देखा जा सकता है। ओके, शिक्षार्थियों को यह उल्लेखनीय लग सकता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द को स्पेंसर द्वारा समाज में विभिन्न सदस्यों के बीच संघर्ष की अवधारणा को समझाने के लिए गढ़ा गया था, जिसमें योग्यता वाले लोग बढ़ते हैं जिससे कमजोर लोगों का उन्मूलन होता है, और इस प्रकार उन्होंने सामाजिक चयन की प्रक्रिया पर अपना प्रकाश डाला था या अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अब यहाँ पे हम लोग एडवर्ड बर्नेट टायलर के बारे में समझेंगे कि इन्होंने विकासवाद से संबंधित क्या अपनी अवधारणा दी है। एडवर्ड बी टायलर को न केवल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान की पहली कुर्सी संभालने के लिए जाना जाता है, जिन्होंने मानव विज्ञान को एक विषय के रूप में स्थापित किया, बल्कि उनके कार्य प्रीमिटिव कल्चर में संस्कृति की उत्कृष्ट परिभाषा प्रदान करने के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आप लोग देखिए, अगर ईवी टायलर की आप लोग देखेंगे कि संस्कृति की जो परिभाषा इन्होंने दी है, ये कहा जाता है कि जिसमें कला विज्ञान एक पूरा व्यवस्थित परिभाषा इन्होंने दी है, और देखते ही समझ में आ जाता है कि ये जो संस्कृति की परिभाषा है वो टायलर के द्वारा दी गई है, जिसका अभी भी उपयोग किया जा रहा है। संस्कृति को परिभाषित करने में टायलर ने इस बात पर जोर दिया कि मानव जाति के पास एक ही संस्कृति थी और विभिन्न समाजों में विकास के विभिन्न चरणों में संस्कृति थी। उन्होंने समझाया कि क्यों भले ही सभी मनुष्य एक ही प्रजाति के रूप में समान थे, फिर भी उन्होंने अपनी संस्कृति में इस तरह की विविधताएं प्रदर्शित की। टायलर ने हमें मानव समाजों की एक संस्था के रूप में धर्म के विकास का क्रम प्रदान किया, क्योंकि वह समाज को समग्र रूप में नहीं बल्कि एक दूसरे के समानांतर विद्यमान सभी संस्थाओं के सह अस्तित्व के रूप में समझते थे। उन्होंने धर्म के प्रारंभिक रूप को जीववाद, या जिसे हम लोग एनिमिज्म कहते हैं, या फिर आत्मा में विश्वास, या आत्मा और भौतिक शरीर के दोहरे शरीर में विश्वास के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। मृत्यु और स्वप्न की घटना पर अटकलों ने आत्मा में विश्वास के उद्भव का आधार प्रदान किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि आदिम पुरुषों ने सोचा होगा कि सपने में आत्मा अस्थायी रूप से शरीर छोड़ने और घूमने में सक्षम थी, जबकि मृत्यु में यह शरीर को अस्थायी रूप से छोड़ देती है। तो सपने में क्या करती है
कि वो जहाँ जहाँ के सपने देखती है वहाँ वहाँ वो घूम के और फिर फाइनली शरीर में आ जाती है। लेकिन जब वो मृत्यु के समय में देखा जाए तो आत्मा जो होती है वो शरीर को अस्थायी रूप से त्याग देती है। इस प्रकार जीवन या जीव तत्व का वास्तविक स्रोत आत्मा है और शरीर अपने अस्तित्व पर फलता फूलता है। टायलर के अनुसार धर्म का विकास जीववाद से शुरू हुआ और चरण दर चरण विश्वासों की अन्य प्रणालियों में विकसित हुआ, जैसे पूर्वजों में बलिदान और दूसरे अनुष्ठानों की प्रथा में। जीववाद के बाद प्रकृतिवाद, कुल देवतावाद, बहुदेववाद धर्म के अंतिम चरण तक अर्थात एकेश्वरवाद और एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास के बारे में आता है। इस प्रकार ईसाई धर्म उस समय के यूरोपीय लोगों के धर्म को धार्मिक विश्वास के उच्चतम रूप के रूप में देखा गया था, जबकि अन्य समाजों को विकासवादी चरणों में विभिन्न स्तरों पर होने का अनुमान लगाया गया था। ओके, तो ये देखा जा रहा था कि जो दूसरे दूसरे समाज थे सबके अपने विकासवादी चरण थे, वो विभिन्न विभिन्न स्तरों पे दिखाई दे रहे थे। टायलर ने मानव जाति की मानसिक एकता की अवधारणा का उपयोग यह समझाने के लिए किया कि सभी मनुष्यों में समान रूप से सोचने की क्षमता है और मानव प्रकृति में सामान्य समानता है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये विचार जो है वो टायलर का है। इस प्रकार टायलर ने संस्कृति समानता का उदाहरण देते हुए कहा कि प्राचीनतम मनुष्यों ने भी समान सांस्कृतिक लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए समकालिक तरीकों से सोचा, यानी कि जो एट प्रेजेंट उस समय के क्या तरीके थे उस तरीके से सोचा। उपकरण बनाने की तकनीकी और प्रागैतिहासिक, यानी कि जिससे हम जहाँ से हम इतिहास को देखते हैं उसके पहले के काल के मिट्टी के बर्तनों का उदाहरण लेते हुए टायलर ने प्रदर्शित किया कि पत्थर के औजार दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समान थे, जिनका यूरोप और भारत की तरह कोई सीधा संपर्क नहीं है या नहीं था। ये उपकरण और मिट्टी के बर्तनों के प्रकार भी विकास के विभिन्न चरणों से गुजरे और समय बीतने के साथ और अधिक प्रगतिशील प्रकार के देखे गए। संस्कृति के विकास की खोज करते हुए टायलर ने उत्तरजीविता के सिद्धांत को उन लक्षणों के अवशेष के रूप में सामने रखा जो अपना कार्य खो चुके हैं, लेकिन आदत के बल या परिवर्तन के लिए रीति रिवाजों की जड़ता से बने हुए हैं। टायलर द्वारा प्रदान किए गए कई उदाहरणों में से एक जैकेट की कमर के पीछे अप्रयुक्त बटन का था, जो अब अपने कार्यात्मक मूल्य खो चुका है, या मिट्टी के बर्तन जिसे अब हम उपयोग नहीं करते हैं लेकिन सजावट के टुकड़ों के रूप में और अतीत की एक कड़ी के रूप में अपने पास संजो के रखते हैं। धर्म के संदर्भ में जीवित रहने को प्राचीन रीति रिवाजों और विश्वासों की दृढ़ता के उदाहरणों के साथ दिखाया गया था, जिसका अर्थ लंबे समय से भुला दिया गया है, फिर भी अभी भी धार्मिक प्रदर्शनों का हिस्सा यह बना हुआ है। इस प्रकार उत्तरजीविता वे लक्षण हैं जो या तो अपने मूल रूप में या संशोधित रूप में अतीत से आदत के बल के रूप में या परंपराओं के प्रति सम्मान दिखाने के तरीके के रूप में या एक तरह के पहचान चिन्ह के रूप के लिए जाते हैं। उनके पास अब कोई अपने वास्तविक कार्य नहीं है, बल्कि केवल प्रतीकात्मक और सजावटी मूल्य है। लेकिन उत्तरजीविता एक संस्कृति के अतीत में मौजूद चीज़ों का पता लगाने के लिए वास्तविक सुराग प्रदान करती है और इसे विकासवादी अनुक्रमों के पुनर्निर्माण की एक विधि के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, चूँकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो एक और पार्ट हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने पे ही हम लोग ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि एक एक चैप्टर आप लोगों का लगभग 15 या 20 पेजेस के होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग एक ही क्लास में डिस्कस कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय बाय।